ये देखें, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। उनको सोचना पड़ेगा कि न सिर्फ वो स्विंग स्टेट्स में, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनमें जीत रहे हैं, बल्कि जहाँ पे कमाला हैरिस जीती हैं और जो ब्लू स्टेट्स हैं, वहाँ पे मुवाजना किया गया है कि मुख्तलिफ काउंटीज़ में, मुख्तलिफ इलाक़ों में बाइडन ने 4 साल पहले कितना वोट लिए थे, उनकी परसेंटेज क्या थी और आज परसेंटेज क्या है। तो उसमें वाज़ेह तौर पर तकरीबन 10 से 15% वोट जो है वो कट के डेमोक्रेटिक पार्टी से वो रिपब्लिकन पार्टी को मिले हैं। फिर इस बात का भी तज्जिया किया गया है कि जो तारीख़ी तौर पर सियाफाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी या हल्के थे या काउंटीज़ थी मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ पे कमाला हैरिस जीती हैं, वहाँ पे भी 10% 15% ब्लैक लोगों ने कमाला हैरिस को नहीं, बाइडन को वोट दिया है। और ये बतदरीज ये वोट, अगर हम पिछले 3 इलेक्शंस का मुवाज़ना करें तो बतदरीज ये जो ब्लैक वोट है ये शिफ्ट हो रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जो अब कहा जा रहा है कि एक ब्रॉड कोalition हुआ करती थी 1970s में और 1980s में, 1960s में, और वो ब्रॉड कोalition को हम कहते थे रेनबो कोalition, कि रेनबो जिस तरह से कौसे कज़ा के मुख्तलिफ रंग होते हैं, वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सोशल बेस है उसकी डाइवर्सिटी को वो शो करता था कि ब्लैक थे, लैटिनोस थे, अक़लियतें थी, मर्द थे, कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, हर किस्म के लोग पढ़े लिखे थे, ब्लू कलर वर्कर थे, वाइट कलर वर्कर थे। वो कोलिशन पिछले 3-4 इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी मेंटेन नहीं कर सकी। सर, इसकी वजह क्या आपको दिखाई देती है कि जो कौसे कज़ा के ये जो रंग बिखरे हैं, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या दिखाई देती है? बुनियादी वजह ये दिखाई देती है कि 2 उसकी वजूहत हैं। एक वजह तो कोविड है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, इकोनॉमी को बहुत धचका लगा। तो उसके बाद जब बाइडन है इक़्तिदार में, तो लोगों का ख्याल था कि वो लोगों के पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। तो सबसे बड़ा जो एक इशू रहा है वो उनकी हेल्थ रही है। वो जो छुपाते रहे हैं, वो कहीं पे सदर नज़र नहीं आते थे अमेरिका में, किसी इवेंट में जाना, किसी में ना जाना। तो उनकी जो प्रेजेंस थी अमेरिकन पॉलिटिक्स में और सियासी हलकों में, वो इतना कमज़ोर हो गई थी। और ख़ुसूस तौर पे पिछले 2 सालों में जब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन को, मुहिम को दोबारा शुरू किया, कि वो कहते थे कि हर जगह पे सवाल ये होता था, सदर कहाँ है, सदर कहाँ है, सदर कहाँ है, सदर कहीं मिलते नहीं थे। तो उससे डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुँचा है। और फिर इश्यूज़ के हवाले से भी कि उन्होंने जो एक रेडिकल लेफ्ट के जो इश्यूज़ थे उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। और हम अमेरिका की तारीख़ में देखते हैं कि जो सेंटरिस्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा विन करने की सलाहियत रखते हैं, कि ना तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ तो होते हैं, ना एक्सट्रीम राइट की तरफ होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी एक्सट्रीम राइट में आप नहीं कह सकते। एक्सट्रीम राइट को उसने कोट किया है, और एक्सट्रीम राइट वो फेवरेट कैंडिडेट था, लेकिन ये रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। रिपब्लिकन पार्टी को तो इसने उसके ऊपर उसको कैप्चर किया है। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हो रही हैं अमेरिकन सोसाइटी में, ये तो टूट फूट हुई है सियासी इत्तेहादों की और समाजी इत्तेहादों की, जो इलेक्शंस की बुनियाद होते हैं अमेरिका में, उसके बारे में हमें देखना होगा, उसके बारे में गौर करना होगा। अभी हमारे पास ये डाटा नहीं है कि क्या वाइट औरतों ने डोनाल्ड ट्रंप को उसी तादाद में वोट दिए हैं जिस तरह के पिछले इंतखाबात में दिए थे, कि क्या वहाँ पे शिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। कहा यह जा रहा था कि वाइट विमेन ज़्यादा तादाद में कमाला हैरिस को वोट दूंगी। वो हमें जो ब्लैक विमेन है या ब्लैक मेन हैं जो उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उन्होंने शनाख्त अख्तियार की हुई है, हूँ या ना हूँ, उसमें हमें कोई इस वक्त शवाहिद नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं जो हमें अमेरिका की सियासत में देखनी होंगी इश्यूज़ के हवाले से। एबॉर्शन इशू नहीं बन सका, इमिग्रेशन इशू बना है, इकोनॉमी हमेशा इशू रही है, जंगें इशू नहीं बन सकी,
یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن گن کنٹرول یا یہ ایک طرف سے ڈیموکریٹ چاہتے ہیں کہ جو ایسے قانون بنائے جہاں پہ کہ ہتھیاروں کو رکھنا ان کا حاصل کرنا شہریوں کے لیے مشکل سے مشکل ہو، اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آیا ہے، میں حسن عسکری صاحب کی طرف ایک بار پھر جانا چاہوں گا۔ کے بارے میں